हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का वीडियो नंबर 42 होने वाला है। 41 में हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। आज वीडियो नंबर 42 में हम लोग पूरे के पूरे डिटेल में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एमपीसी के साथ कंपेयर करेंगे और पूरा का पूरा एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्ट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। एमपीसी याद करो बच्चों, हम पढ़े थे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। अगर हम किसी इंसान को पैसा देते हैं तो वो उस पैसे का क्या करेगा, वो उस पैसे को कंज्यूम करेगा या फिर सेव करेगा। वो उसमें से जितने पैसे को कंज्यूम करेगा उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तो अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में क्या होने वाला है रिलेशन, देखो मैं एक शॉर्ट में एग्जांपल लेके समझाता हूं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच का कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से। मान लेते हैं, क्या मान ले सर, छोटा पंडित छोटा पंडित है, ये छोटा पंडित है, दिख भी रहा है ना पंडित जैसा। सर धोती पहना दो, धोती बनाना नहीं आता बच्चों मुझे। मान लेते हैं इस छोटे पंडित को मैं 100 रुपए दे दूं, ये इस 100 रुपए का क्या करेगा। ये इस 100 रुपए से मान लेते हैं 80 रुपए कंज्यूम कर लिया और 20 रुपीज सेव कर लिया। तो उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा, एम पी सी इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा सी डेल्टा वाई। तो चेंज इन कंजम्पशन 80 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम 100 इक्वल्स टू 0.80 होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के केस में हम लोग बात किए थे, ये कौन था, छोटा पंडित, छोटा पंडित था। ठीक है, देखो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के केस में बात किए थे कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों का इनकम होता है। जैसे अगर मैं मान लो बिल्डिंग बनाता हूँ तो दुकान वाले का, जिससे मैं सीमेंट लाऊंगा रॉड लाऊंगा, उसका इनकम होगा, लेबर का इनकम होगा, आर्किटेक्ट का इनकम होगा, टाइल्स वाले कंपनी का इनकम होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सामान सप्लाई करने वाले दुकानदार का प्रॉफिट होगा, इलेक्ट्रिक का काम जो करेगा मिस्त्री उसका भी इनकम होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का इनकम का जनरेशन होगा। तो जब ये लोगों का इनकम होगा, ये लोग इस इनकम से कितना रुपए खर्च करेंगे और कितना रुपए सेव करेंगे। ऐसा तो नहीं ना कि सारा खर्च कर देंगे, कुछ पैसा सेव भी करेंगे, कुछ पैसा खर्च भी करेंगे। तो कितना खर्च करेंगे कितना सेव करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है तो वो लोग खर्चा ज्यादा करेंगे, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो वो लोग खर्चा भी कम करेंगे। तो अब फर्स्ट मान लो मैं बिल्डिंग बनाया, 2 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिया और ये लोगों का इनकम हो गया। अब ये लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर इनका 90% था तो ये लोग 1.80 करोड़ एक्सपेंडिचर करेंगे, बाकी 20 लैक्स क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, है ना। उसी तरीके से फिर ये जो 1.80 करोड़ खर्च किए वो किसी ना किसी इंसान का इनकम बनेगा। फिर हम उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को चेक करेंगे और अकॉर्डिंग टू उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम अगेन वो एक्सपेंडिचर करेगा, बाकी का पोर्शन वो सेव कर लेगा। मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया है बात को। तो अब आ जाते हैं बुक पे। बुक पे देखना ध्यान से, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मतलब वीडियो नंबर 43 से हम गवर्नमेंट के सारे टॉपिक्स को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखना मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। There exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा तो मल्टीप्लायर भी कम होगा। Higher the MPC, more will be the value of multiplier and vice versa. The concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure, कोई एक आदमी खर्चा करेगा
तो वो किसी ना किसी का तो इनकम बनेगा ही बनेगा। वो हम लास्ट क्लास में भी बात किए थे, हम आज की क्लास में भी बात कर रहे हैं कि अगर कोई इंसान खर्चा करता है तो वो किसी ना किसी के लिए तो इनकम बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद when investment is increased, it also increases the income of the people. People spend a part of the increased income on consumption. However, the amount of increased income spent on consumption depends on the value of marginal propensity to consume. In case the marginal propensity to consume is higher, अगर MPC ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में people will spend a large portion of their increased income on consumption. In such case, the value of multiplier will be more. और अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम है तो वो लोग कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो नेक्स्ट राउंड में इनकम का जनरेशन भी कम होगा, तो इनकम का जनरेशन भी कम होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान है। हाँ, ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, चलो। Thus the value of multiplier depends upon the MPC। अब देखो फॉर्मूला वाइज जाते हैं, फॉर्मूला वाइज जाएंगे, ध्यान देना, पूरा डेरिवेशन करेंगे अभी फॉर्मूला वाइज। ठीक है सर, क्या एग्जाम में इसे करके आना है? हाँ, अगर एक्सप्लेन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी बोल दे तो भर के आ जाना, पूरा 2-3 पेज जो जो लिखा हुआ है ना पूरा लिख के आ जाना। टीचर मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। ठीक है, इतना लिख के आ जाना कि सामने वाले को मार्क्स काटने का मौका ही मत दो। मतलब तुम चैलेंज करो, लिख दो, लास्ट में चैलेंज दो कि मार्क्स काट के दिखाइए सर, मार्क्स काट के दिखाइए। वो काट ही नहीं पाएगा, ऐसा पेपर लिख के आना। ठीक है, चलो सर, इतनी हिम्मत तो हमें नहीं है, हम देख आपका वीडियो देख के मोटिवेट होके कहीं उल्टा सीधा ना लिखाएं। उल्टा सीधा मत लिखना बच्चों। ठीक है, देखो अब algebraic relation between multiplier and MPC. The algebraic relationship between multiplier and MPC can be derived in the following manner. मुझे ये सारा चीज करने के बाद मुझे एक चीज याद आ गया, अभी जो डिस्कस किए उसमें एक बार एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय गट्स। गट्स होता है ना, जो बोलते हैं गट्स है तो करके दिखा काम, हिम्मत है तो करके दिखा। व्हाट डू यू मीन बाय गट्स या एक्सप्लेन गट्स। वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में 5 मार्क्स का। तो बताओ बच्चों ने आंसर क्या लिखा होगा उसमें? उसमें क्या सर ऐसा क्वेश्चन रियलिटी में आता है? हाँ बच्चों, रियलिटी में आता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं आता है। ये वो यूपीएससी वाले के सिलेबस में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो व्हाट डू यू मीन बाय गट्स। तो एक बच्चे ने क्या लिखा पता है? पूरा पेपर है ये, मान लो उसका आंसर शीट है। तो बच्चे ने क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 1, गट्स मीन, पूरा पेपर ब्लैंक, दिस इज known as guts, this is known as guts। ये पेपर ब्लैंक, हाँ पूरा का पूरा पेपर ब्लैंक। इसका मतलब क्या है? टीचर ने पूरे 5 में से 5 दिए उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में गट्स को एक्सप्लेन कर दिया, ये चैलेंज कर दिया टीचर को कि मार्क्स देख कर दिखा, ये है गट्स, देख मैं कुछ नहीं लिखा और मैं गट्स को एक्सप्लेन भी कर दिया, और अब चैलेंज है मार्क्स देकर दिखा। तो टीचर ने भी 5 में से 5 पूरा दिया हो। सोचो ऐसा पेपर आता है, ऐसा पेपर। सर क्या ये रियल की घटना है? नहीं बच्चों, ये रियल वाली घटना नहीं है, लेकिन ऐसा अगर तुम करके आओ तो तुम्हें जरूर मार्क्स मिलेगा। देखो एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। ये एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी कैन बी डेराइव इन द फॉलोइंग मैनर। देखो हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। हाँ सभी पढ़ते हैं बचपन से सर, बचपन से सभी नहीं पढ़ते हैं, नालायक बच्चे बचपन से नहीं पढ़ते हैं। देखो y इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब हम एक काम करें, दोनों साइड डेल्टा लगा दें। हाँ दोनों साइड डेल्टा लगा दो, डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब दोनों साइड क्या डेल्टा y से डिवाइड कर दें? कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर। तो अब मुझे बताओ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y क्या बनेगा? 1 बन जाएगा, तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूं। डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y क्या होगा?
बताओ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई क्या होता है बताओ, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, क्या ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था लास्ट क्लास में, देखो तो क्या ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला था, यहाँ पे देखो, हाँ सर मल्टीप्लायर का ही फॉर्मूला था ये तो लिख दो प्लस के, या फिर मैं ब्लैक में लिख देता हूँ के, तो 1 इक्वल्स टू एम पी सी प्लस के, या मैं लिख सकता हूँ के इक्वल्स टू 1 माइनस एम पी सी, नहीं डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई ना, सॉरी रुको रुको, गलती हो गया, सभी से गलती होता है, डेल्टा आई बाय डेल्टा वाई, और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, मतलब ऑपोजिट होता है तो रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसकी जगह में क्या लिखूंगा 1 बाय के लिखूंगा, 1 बाय के लिखूंगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा ये 1 माइनस एम पी सी इक्वल्स टू 1 बाय के, या फिर के इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी। जो उसको ये समझ में नहीं आया वो पढ़ाई इमीडिएटली छोड़ सकता है, जीवन में उसके लिए पढ़ाई का कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं क्या किया, मैं पहले इसको एलएचएस से आरएचएस में ले गया तो माइनस में आ गया, नहीं आरएचएस से एलएचएस में ले गया तो माइनस में आ गया, उसके बाद रेसिप्रोकल दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये 1 बाय के बन गया के, और 1 माइनस एमपीसी बन गया 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। और एक चीज याद करो तो क्या एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं क्या 1 माइनस एमपीसी को एमपीएस लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन गया, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला है ही ग्रीन में, सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, के इक्वल्स टू 1 बाय एमपीएस लिख सकता हूँ। सर ये कहाँ से लाए, नालायको तुम पुराने क्लासेस नहीं किए हो, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी तक हम दो फॉर्मूला बना लिए मल्टीप्लायर का, 1 बाय 1 माइनस एमपीसी और 1 बाय एमपीएस, ठीक है। एक और फॉर्मूला के का क्या था, एक और फॉर्मूला सर हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, क्या था लास्ट क्लास में सर हम पढ़े थे, ये फॉर्मूला था डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, सॉरी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, तो ये बन गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो क्या सर टोटल 3 फॉर्मूला है के को निकालने का, यस के को निकालने का 3 फॉर्मूला है, के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को निकालने का 3 फॉर्मूला, तीनों में से कोई भी इस्तेमाल करो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम ही आएगा। बात समझ में आया, जी सर जी। चलो तो ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूला, देखो यहाँ पे बॉक्स बनाकर दिया हुआ है तीनों फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूला को पढ़ना है, ठीक है। अब मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस, देख के पता चल रहा है फॉर्मूला में, के इज इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस एंड के इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, बिकॉज नीचे में 1 माइनस दिया है ना, तो वो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, तो एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी कम होगा तो के भी कम होगा। दूसरा एमपीएस के केस में क्या है, अगर एमपीएस बढ़ेगा तो के कम होगा, अगर एमपीएस कम होगा तो के बढ़ेगा, ये है इनवर्स रिलेशन। और ऊपर वाला एमपीसी के साथ था डायरेक्ट रिलेशन। बात समझ में आ गया, चलो जी सर समझ में आ गया सर, ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क लिखो बच्चों। क्या दिया हुआ है देखो, एमपीसी एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एमपीसी एमपीएस का वैल्यू दिया हुआ है, और तुम लोगों को निकालना है मल्टीप्लायर फॉर्मूला में पुट करके, फॉर्मूला में ये पुट भी कर दिया है, तुम्हें खाली इक्वल्स टू करके इसका फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। सर ये साइड में जो डायग्राम दिया है उसमें क्या है, वर्किंग मल्टीप्लायर, एक एग्जाम्पल समझाया है मल्टीप्लायर के बारे में। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मान लो 100 करोड़ का होता है, तो 100 करोड़ की वजह से 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो मान लेते हैं 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो दुकानदार का 100 करोड़ का इनकम हुआ होगा, बहुत सारे दुकानदार का मिलाकर। अब वो लोगों का मान लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.90 है, तो वो लोग खर्च कितना करेंगे, वो 100 करोड़ के इनकम में से वो लोग 90 करोड़ खर्च करेंगे, 10 करोड़ बैंक में ले जाके फिक्स डिपॉजिट करके सेव कर लेंगे। जो 90 करोड़ वो लोग खर्च किए, वो 90 करोड़ किसी और का इनकम बना, जब वो किसी और का इनकम बना, अगर उसका भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.9 था, तो वो फिर कितना खर्च करेगा, वो 81 करोड़ खर्च करेगा, बाकी के 9 करोड़ ले जाकर बैंक में सेविंग कर लेगा। वो सेविंग करने के बाद
जो 81 करोड़ खर्च किया वो किसी ना किसी का इनकम बना होगा, वो जिसका इनकम बना होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसका भी अगर हम मान ले वो कि 0.90 है तो वो 72.90 करोड़ खर्च करेगा, बाकी के पैसा वो सेव कर लेगा। तो जब वो 72.90 करोड़ खर्च करेगा तो वो फिर किसी ना किसी का इनकम बनेगा, और इस तरीके से ये साइकिल चलता जाएगा जब तक ये अमाउंट, ये जो 72.90 करोड़ अभी है ये पूरा जीरो ना हो जाए, तब तक ये साइकिल कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता ही जाएगा। बात समझ में आ गया? चल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर देखना। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तुम मुझे ये बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मतलब के का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और के का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इनफाइनाइट, मल्टीप्लायर इनफाइनाइट हो सकता है व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1, जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा, मतलब जितना का जितना पैसा कमाई हुआ सारा अगर हम खर्च कर दें तो नेक्स्ट बार वो फिर सारा इनकम बन जाएगा, फिर वो सारा खर्च कर देगा तो वो उसके बाद वाले का फिर से सारा इनकम बन जाएगा। तो क्या ये अमाउंट कभी कम हो कि जीरो होगा? होगा ही नहीं, बिकॉज वो हर बार क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, 1 है। तो उस केस में इनफाइनाइट आएगा, के का वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। अगर फॉर्मूला में भी पुट करें के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, अगर एमपीसी इक्वल्स टू 1 है तो के इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। तो के का वैल्यू आ गया इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू ऑफ के क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ के आएगा देखना, मिनिमम वैल्यू ऑफ के जब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 हो और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 होगा, तो उस केस में मिनिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा 1। 1, हाँ 1 मिनिमम वैल्यू आएगा 1। देखो कैसे, 1/1 माइनस एमपीसी, जब एमपीसी इक्वल्स टू 0 होगा मतलब कोई भी अमाउंट खर्च नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा फॉर्मूला, 1/1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल्स टू 1। तो के का वैल्यू क्या आ गया, के इक्वल्स टू 1। ठीक है, बात समझ में आया? तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू 1, तो के का वैल्यू कितना होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक वैल्यू जा सकता है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, और इस एग्जांपल को यहाँ पर, ये सेम एग्जांपल है जो हम लोग यहाँ पे डायग्राम में समझे, वो वर्किंग मल्टीप्लायर है ना, ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम है। ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया हुआ है ताकि एग्जाम में जब 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में तुम पेपर भर के लिख के आ पाओ। ठीक है, और उसके अलावा इस एग्जाम्पल का और कोई भी काम नहीं है, सिर्फ एग्जाम में पेपर भरने में काम आएगा और कोई भी काम नहीं आएगा। ठीक है, देखना, वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम, एक आदमी का एक्सपेंडिचर किसी और का इनकम बनेगा, ये हम लोग स्टार्टिंग से मानकर चल रहे हैं, इस वजह से हमारा मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट काम करता है। व्हेन द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड देन income increases many times more than the increase in investment. Let us understand this with the help of an example. एग्जाम्पल करने का काम तुम्हारा है, टेबल का काम भी तुम्हारा है। देखो सर आप ये तो सारा होमवर्क दे रहे हो हमें, हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? अरे नालायको ये क्या है, ये होमवर्क है? ये कुछ है ही नहीं, ये वही एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रहा है। देखो 100 करोड़ इनकम हुआ, 100 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से कंजम्पशन हो गया 90, सेविंग हो गया 10। तो जब 90 का खर्च हुआ तो अगली बार फिर से क्या होगा, 90 का इनकम होगा, इनकम 90 होने से फिर 81 खर्च होगा, फिर 9। तो ये टेबल चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कब तक चलते जाएगा, जब तक कंजम्पशन का वैल्यू 0 ना हो जाए। और जब कंजम्पशन का वैल्यू 0 हो जाएगा, हम टोटल अमाउंट को कंज्यूम टोटल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10,000 1000 आ जाएगा, बिकॉज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था, 0.10 था। ठीक है, चलो अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, 2 मिनट और लगेगा, उसके बाद हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टीप्लायर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो सर ये क्या टेढ़ा मेढ़ा हो गया, हाँ तुमको कुछ भी नहीं देखना है, तुमको सिर्फ डायग्राम देखना है। ठीक है, ये है एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, याद करो बात किए थे, 45 डिग्री लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये है एग्रीगेट डिमांड का कर्व। अब ड्यू टू चेंज इन इनकम एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा,
तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अब जो ये इनकम बढ़ा हमारा, यहाँ पे देखो, ये ग्रीन पोर्शन को देखो, ये इनकम बढ़ गया क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनकम रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये इनकम बढ़ गया। तो ये चेंज इन इनकम आ गया डेल्टा वाई, पहले था वाई अब हो गया वाई वन, पहले था वाई अब हो गया वाई वन, तो वाई से वाई वन जो शिफ्ट हुआ ये चेंज इन इनकम हो गया। वहीं पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पहले था यहाँ अब हो गया यहाँ, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ गया कितने रुपए का, ये वाला पोर्शन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो गया। तो डेल्टा आई पहले क्या था, पहले हम A1 में थे, अब कहाँ चले गए, A2 में चले गए। ये जो गैप है, ये गैप कहाँ से आ गया, डेल्टा आई के वजह से आ गया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला में अगर बनाए तो हम क्या लिखेंगे, K इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय A1 A2, तो ये बन जाएगा हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला और पूरा का पूरा डायग्राम। तो एग्जाम में डायग्राम क्या बना के आना है, एग्जाम में सिर्फ ये डायग्राम बना के आना है। इसके अलावा ये जो बकवास की बातें लिखी गई है, ये बकवास की बातें हमारी किसी भी काम की नहीं है, ठीक है। हमको डायग्राम बना देना है और डायग्राम में सिंपली समझा देंगे, पहले इनकम था ओ वाई, अब इनकम बन गया ओ वाई वन। पहले इन्वेस्टमेंट होता था मिलाकर, एग्रीगेट डिमांड था A1, अब एग्रीगेट डिमांड बन गया A2, जिसके वजह से इनकम बढ़ के Y से Y1 में चला गया। तो अगर हम यहाँ पे K निकालें, मतलब मल्टीप्लायर निकालें, तो डेल्टा Y डिवाइडेड बाय डेल्टा I करना पड़ेगा। और डेल्टा Y क्या है, Y1 है, और डेल्टा I क्या है, A1 A2 है। ये जो बीच का गैप है इसे हम लोग डेल्टा Y और डेल्टा I बोलेंगे। तो दोनों को फॉर्मूला में डाल देंगे, हमारा K आ जाएगा। बात समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है। चैप्टर तो खत्म नहीं होता, ये टॉपिक खत्म होता है। तो एक काम करें, एक बार सिलेबस में चलें। चलिए सर सिलेबस में चलिए, हमें सिलेबस दिखाओ, हमें सिलेबस दिखाओ, हमें सिलेबस दिखाओ, सिलेबस दिखाओ। ये रहा मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट, ये मल्टीप्लायर। अब हम बात करेंगे क्या क्या हमारा कंप्लीट हो गया। देखो हम क्या क्या पढ़ लिए, ग्रीन करने से हम पढ़ लिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, कंजम्पशन एंड सेविंग कर्व पढ़ लिए, इन्वेस्टमेंट थ्योरी पढ़ लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ लिए, मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। 5 टॉपिक हमारा यहाँ से कवर हो गया। अब बचा है गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, समरी ऑफ 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमीज। उसके बाद आएगा रोल ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ बजट, बजट के अंदर का पूरा डिटेल आ जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने प्रकार का बजट होता है, क्या होता है, ये सारा चीज हमारा टॉपिक डिस्कशन में आ जाएगा यहाँ के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। चलो तो आज के लिए हम इस वीडियो में यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक का शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे काम समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू।